सो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके प्यारे चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। सो एज यू नो, हमने ऑलरेडी 12th बैच शुरू कर दिया और हमारा 4th लेसन चल रहा है जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस के लिए उसकी बातें हम लोग कर रहे हैं इस लेसन में। आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं लेक्चर नंबर 4 इस लेसन का। इसका मतलब क्या है कि ऑलरेडी 3 लेक्चर ऑलरेडी 3 लेक्चर हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं वो सारे 3 लेक्चर, जो जाके देख लेना, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि आप पहले जाके वो तीनों लेक्चर देख लो, उसके बाद आके ये लेक्चर को कंटिन्यू करो। वरना होगा क्या पता है क्या, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी लेकिन उतना बेहतरीन तरीके से नहीं समझ में आएगा, उतने अच्छे से नहीं समझ में आएगा। कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो आप मिस कर जाओगे, यार ये इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब क्या है कि आपने पिछले वाली वीडियोस हमारी नहीं देखी है। ठीक है, तो जाके सबसे पहले वो वाली वीडियोस देखना है। ओके, और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो 12th का फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेसन है वो भी हम लोग ने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है पूरा का पूरा। तो अगर आपने किसी बच्चे ने वो भी नहीं देखा होगा तो वो लेसन भी आप पढ़ सकते हो इस लेक्चर के बाद। इतनी बातें क्लियर है? तो आज हम लोग चालू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 4। ठीक है, कितनी बातें हम लोग ने कर दी थी लास्ट लेक्चर में हम लोग ने प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ लिया था। ठीक है, हम देखो लेक्चर वाइज पढ़ रहे हैं। पहले लेक्चर में हम लोग ने सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में हम लोग ने 3 एक्सपेरिमेंट पढ़े थे ऑलरेडी। ठीक है, फिर सेकंड लेक्चर में हम लोग ने डीएनए पैकेजिंग देखा था कि डीएनए कैसे पैक होता है किसी न्यूक्लियस के अंदर। उसके बाद हम लोग ने थर्ड लेक्चर में, यानी लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग ने क्या पढ़ा था, प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में। ठीक है, हम लोग ने क्या पढ़ा था, प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में। ये जनरल सा एक लेसन का मैप है कि किस वे से हम लोग लेसन को पढ़ने वाले हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक होना चाहिए वो है हमारा जीनोम। ठीक है, जीनोम पढ़ना है और साथ ही साथ हमें पढ़ना है उसके अंदर एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था, एक मेजर सा प्रोजेक्ट था, उसके बारे में हमको पढ़ना है। लेकिन इस प्रोजेक्ट को पढ़ने से पहले आपके बुक में एक प्यारा सा कंसेप्ट दिया हुआ है, वो भी आपको समझना है, जिसका नाम है ओपेरॉन कंसेप्ट। जिसका क्या नाम है, ओपेरॉन कंसेप्ट। ओपेरॉन कंसेप्ट क्या होता है, लैक ऑपेरॉन क्या होता है, वो सारी चीजें हम लोग को समझना है। तो आज इसी लेक्चर में हम लोग ये सारी बातें करने वाले हैं। और तो और अगर आपको मेरे लेसन पढ़ते टाइम पे या फिर मेरे पूरे लेक्चर करते टाइम पे आपको कोई भी डाउट होता है, ठीक है, आपको कोई भी चीजें डाउट हो रही है, तो आप सीधा आके मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे मुझे डीएम कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं, सर इसका मतलब क्या है, ये सारी चीजें क्या है। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम आईडी, आप यहाँ पे मुझे आके मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बातें कर सकते हैं। और तो और अगर आपको पूरा का पूरा, ठीक है, पूरा का पूरा लेक्चर समझ में भी आ रहा है तो भी आप आके मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं। क्योंकि देखो, एक टीचर के लिए क्या होता है, एक टीचर को क्या चाहिए कि उनके जो वो पढ़ा रहा है अपने बच्चों को, उन बच्चों को सारी चीजें समझ में आए। इतनी बातें क्लियर है? तो आपको कोई फीडबैक होगा वो भी आप दे सकते हैं, आपको चीजें समझ में आ रही वो भी आप मुझे आके इस इंस्टाग्राम आईडी पे बता सकते हैं। इतनी बातें क्लियर है? स्टार्ट करें आज का लेक्चर, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है ओपेरॉन कंसेप्ट के बारे में। ठीक है, ओपेरॉन कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हम लोग पढ़ लेंगे इस लेसन के, इसी लेक्चर में पढ़ लेंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है, जिसमें आपको कुछ फैक्ट्स याद करने। मैं आपको फैक्ट्स लिख कर लाया हूं यहाँ पे, ठीक है, वही आपको फैक्ट्स कुछ बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा पूरा का पूरा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इतनी बातें क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि ओपेरॉन कंसेप्ट क्या होता है और ओपेरॉन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको 2 वर्ड पता होने बहुत ज्यादा जरूरी है। एक होता है जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन का क्या मतलब है, जीन एक्सप्रेशन क्या होता है, और दूसरा हम लोग को पढ़ना है पॉलीसिस्टोनिक जीन। ठीक है, पॉलीसिस्टोनिक, सिस्टोन क्या होता है उसके बारे में हम लोग को समझना है। तो देखो, जैसे आपको पता है कि जब हम ये हो रहे होते हैं, अपनी मम्मी के पेट में बन रहे होते हैं, ठीक है, हमारा डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो सबसे पहले क्या फॉर्म होता है, एक जाइगोट फॉर्म होता है। फिर उस जाइगोट, जब वो जाइगोट आगे चल के माइटोसिस करता रहता है, उससे आगे चल के एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। इसका मतलब क्या कि जो जाइगोट के अंदर सेल था, ठीक है, जो जाइगोट के अंदर सेल था वही सेल डिवाइड होता गया और एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना। ठीक है, वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना। इसका मतलब क्या है कि मेरे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, मेरे बॉडी में जितने भी सेल्स हैं वो सारे सेल्स दूसरे सेल से रिजेंबल करते हैं। मतलब उसके मेरे बॉडी के अंदर जो भी डीएनए प्रेजेंट होगा, हर सेल के अंदर सेम टू सेम डीएनए दूसरे सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होगा। इतनी बातें क्लियर है? इसका मतलब, ठीक है, अब देखो डाउट यहां पे क्या आता है, बच्चे पूछते हैं सर कि देखो मेरे पेनक्रियास के अंदर, ठीक है, मेरे पेनक्रियास के अंदर जो सेल्स हैं वो इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, इंसुलिन का प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि मेरे पेनक्रियास के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है उसके पास जो जीन है वो इंसुलिन का जीन प्रेजेंट है। इतनी बातें क्लियर है? उसके पास कौन सा जीन प्रेजेंट है, इंसुलिन का जीन प्रेजेंट है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या मेरे हेयर्स में भी इंसुलिन का जीन प्रेजेंट होगा? ठीक है, क्या मेरे हेयर्स में भी इंसुलिन का जीन प्रेजेंट होगा? क्योंकि ये तो इंसुलिन नहीं बना रहा, तो क्या इसके पास जीन प्रेजेंट होगा इंसुलिन का? बिल्कुल प्रेजेंट होगा। ठीक है, इसके पास भी जीन प्रेजेंट होगा इंसुलिन का। बट यहां पे फंडा आ जाता है जीन एक्सप्रेशन का। ठीक है, हर एक सेल के पास हर एक टाइप का जीन प्रेजेंट होता है। हर एक सेल के पास, ध्यान से सुनना, हर एक सेल के पास हर एक टाइप का जीन प्रेजेंट होता है। बट मसला क्या होता है कि वो कहां पे एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, वो जीन कहां पे एक्सप्रेस कर रहा है। जैसे अगर मैं अपने
पैनक्रियास की बात करूं तो मेरे पैनक्रियास के अंदर इंसुलिन वाला जीन क्या हो रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। इसका मतलब वहां पे इसीलिए इंसुलिन का प्रोडक्शन हो रहा है। वैसे मेरे बालों के अंदर कैरोटीन का जो जीन है वो क्या कर रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है, इसके इसलिए मेरे हेयर के अंदर कैरोटीन वाला प्रोटीन बन रहा है। समझ में आ रही बात। मेरे स्किन के अंदर मेलानिन एक्सप्रेस कर रहा है, इसका मतलब वहां पे मेलानिन वाला जीन बन रहा है। इतनी बातें क्लियर है। तो जहां पे, ठीक है, जहां पे डीएनए का जो जीन एक्सप्रेस कर रहा है, ठीक है, जो जीन क्या होता है, एक्सप्रेस करता है, खुद को एक्सप्रेस करता है, वहां पे उसी जीन का आगे चल के प्रोटीन फॉर्मेशन होता है। और प्रोटीन फॉर्मेशन कैसे होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, तो नहीं पढ़ा तो देख लेना जाके, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत ही ज्यादा आसान भी लेक्चर है वो। इतनी बातें क्लियर है। तो इसी चीज को जो जीन क्या कर रहा है, खुद को एक्सप्रेस कर रहा है किसी सर्टेन जगह पे, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन का मतलब समझा। जीन एक्सप्रेशन मतलब क्या, कि एक जीन कौन से प्रोटीन को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, एक डीएनए अपने अंदर कौन से जीन को, वो जीन आगे चले क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। तो कौन सा जीन एक्सप्रेस हो रहा है किस जगह पे, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, जीन एक्सप्रेशन। इतनी बातें क्लियर है। फिर नेक्स्ट वर्ड हम लोग को समझना है, पॉलीसिस्टोनिक जीन मतलब क्या होता है। देखो नॉर्मल जीन क्या होता है, ध्यान से सुनो। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ा है कि ये एक पीस ऑफ डीएनए है। ठीक है, इट इज अ पीस ऑफ डीएनए। अब इस डीएनए के अंदर कुछ जीन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जीन क्या होता है, जीन डीएनए का वो पार्ट होता है जो आगे चल के कंप्लीट आरएनए फॉर्म कर दे। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था ना कि जीन क्या होता है, जो एक डीएनए का वो पार्ट होता है जो आगे चले क्या फॉर्म कर दे, एक कंप्लीट आरएनए बना दे। इतनी बातें क्लियर है। अब देखो इसका मतलब फॉर एन एग्जांपल, ये जो येलो वाला लाइन मैंने बनाया ना, इट इज अ जीन। ये क्या है, जीन। तो फॉर एन एग्जांपल ये इंसुलिन का जीन है। ये किसका जीन है, जस्ट एन एग्जांपल। ठीक है, ये एक एग्जांपल है कि ये एक इंसुलिन का जीन है। इसका मतलब क्या है कि इस जीन से आगे चल के, ठीक है, इस जीन से आगे चल के क्या बनेगा, एक आरएनए बनेगा। ठीक है, इससे आगे चल के क्या बनेगा, एक आरएनए बनेगा यहां पे। सही बात है। और फिर इस आरएनए से आगे चल के क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन क्या होता है, मैंने आपको बताया अमाइनो एसिड की सीक्वेंस होती है। तो यहां पे एक अमाइनो एसिड्स क्या बन जाएगी, सीक्वेंस बन जाएगी। ठीक है, ये क्या होगा, प्रोटीन होगा। कौन सा प्रोटीन है ये, यहाँ पे इंसुलिन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, इंसुलिन है, क्योंकि यहाँ पे कौन सा जीन प्रेजेंट था, इंसुलिन का जीन प्रेजेंट था। ऐसे जीन को, ठीक है, ऐसे जीन को जो क्या कर रहे हैं, अपने चीजों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं सिस्ट्रॉन। व्हाट वी कॉल, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्ट्रॉन। ठीक है, एक जीन एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर रहा है, इसे हम लोग कहेंगे सिस्ट्रॉन। लेकिन कभी कभी कुछ ऑर्गेनिजम्स में ऐसा भी होता है कि एक जीन, ठीक है, एक जीन मल्टीपल प्रोटीन्स बनाए। ठीक है, एक जीन मल्टीपल प्रोटीन्स बनाए। यही एग्जांपल आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ओपेरॉन के अंदर भी। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, फॉर एन एग्जांपल ये किसी ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, फॉर एन एग्जांपल ये किसी ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है जहां पे ये एक जीन प्रेजेंट है। ठीक है, इट इज अ सिंगल जीन। ठीक है, ये क्या है, एक सिंगल जीन है। लेकिन जब इस जीन से आगे चल के आरएनए बनेगा, ठीक है, इस जीन से आगे चल के क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, और उस आरएनए से आगे चल के प्रोटीन बनेगा। तो 3 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन, या फिर 3 नहीं बोल सकते हम लोग, एक से ज्यादा, ठीक है, 3 भी छोड़ दो, अगर एक से ज्यादा प्रोटीन बन रहा है एक सिंगल जीन से, ठीक है, एक सिंगल जीन से एक से ज्यादा अगर प्रोटीन बन रहा है, तो ऐसे जीन को हम लोग कहेंगे पॉलीसिस्टोनिक जीन। ऐसे जीन को हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीसिस्टोनिक जीन। पॉलीसिस्टोनिक जीन मतलब क्या, कि ऐसा जीन, ठीक है, ऐसा जीन जो आगे चलकर एक से ज्यादा, ठीक है, एक से ज्यादा प्रोटीन का सिंथेसिस करे। समझ में आई बात, इसे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीसिस्टोनिक जीन। इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। अब हम लोग को पढ़ना है ओपेरॉन। अब ओपेरॉन हम लोग को समझना है सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स के अंदर। प्रोकैरियोट आपको पता है प्रोकैरियोट कौन होते हैं, जिनके अंदर जनरली न्यूक्लियस नहीं होता, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, और साथ ही साथ दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स भी नहीं होते, उनको हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोट्स। तो हम लोग को एक एग्जांपल लेना है ई कोलाई का। ठीक है, ई कोलाई हमारा प्यारा सा बैक्टीरिया जिसको हम लोग हर बार यूज करते हैं, हमको उसी का एग्जांपल लेना है। ठीक है, ई कोलाई। इतनी बातें क्लियर है। तो यहां पे मैं एक बड़ा सा ई कोलाई बना लेता हूं जिसमें हम लोग को चीजें पढ़नी है। तो फॉर एन एग्जांपल दिस इज द ई कोलाई, बहुत बड़ा सा ई कोलाई। ठीक है, ये एक बड़ा सा ई कोलाई। अब आप लोग को पता होगा कि बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए होता है ना, वो सर्कुलर होता है। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए होता है वो क्या है, सर्कुलर होता है। तो मैं यहां पे एक डीएनए का एक पार्ट बना रहा हूं। ठीक है, अ पीस ऑफ डीएनए, में पूरा सर्कुलर डीएनए नहीं बना रहा, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ डीएनए। यहां पे देखो, ठीक है, यहां पे इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ डीएनए। इतनी बातें समझ में आ रही है। ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने, एक ई कोलाई लिया है, इस ई कोलाई के अंदर एक डीएनए का पार्ट लिया है, इसके डीएनए का पार्ट लिया है। ठीक है, इसका ये डीएनए है। अब इस डीएनए के अंदर सुनो, अब इस डीएनए के अंदर यहां पे एक जीन है। ठीक है, यहां पे एक जीन है जो क्या करेगा, कुछ
प्रोटीन, कुछ आरएनए का फॉर्मेशन करेगा और वो आरएनए के फॉर्मेशन आगे चले क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। अब देखो जनरल सा जो ई कोलाई होता है, एक और बात सुन लो, जनरल सा जो ई कोलाई होता है वो ग्लूकोज कंज्यूम करता है। वो क्या कंज्यूम करता है, ग्लूकोज। तो फॉर एन एग्जांपल एक यहां पे जार है बड़ा सा, इसके अंदर बहुत सारे ई कोलाई रखे हुए, क्या रखे हुए हैं, ई कोलाई रखे हुए, और यहां पे बहुत ज्यादा क्या है, ग्लूकोज, ठीक है, बहुत ज्यादा क्या है, ग्लूकोज। तो ये ई कोलाई क्या करेगा, ग्लूकोज को अपने अंदर बॉडी में लेगा, ठीक है, ग्लूकोज को अपने बॉडी में लेगा और उससे आगे चल के एनर्जी बनाएगा और उससे क्या करेगा, वो डेवलप करता रहेगा, ठीक है, डेवलपमेंट करता रहेगा खुद की। लेकिन अगर क्या हो, ठीक है, क्या हो, अगर ये ग्लूकोज खत्म हो जाए, ठीक है, क्या हो, अगर ये ग्लूकोज खत्म हो जाए और इस ग्लूकोज की जगह, ठीक है, सॉरी, इस ग्लूकोज की जगह सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट हो, लैक्टोज, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट हो, लैक्टोज। अब जैसे ही, ठीक है, जैसे ही इन्वायरमेंट से, ई कोलाई के जैसे ही इन्वायरमेंट से ग्लूकोज गायब हो जाता है और लैक्टोज आ जाता है, ठीक है, लैक्टोज आ जाता है, तब ये क्या करता है, एक स्पेशल टाइप का जीन बनाने लगता है, एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन बनाने लगता है, ठीक है, ये क्या करने लगता है, एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन बनाने लगता है और वो प्रोटीन हेल्प करते हैं, ठीक है, वो प्रोटीन हेल्प करते हैं ई कोलाई के लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए। इतनी बातें क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है। तो वही प्रोटीन यहां पे मैं बनाने का ट्राई कर रहा हूं, ओके, समझ में आ रही बात। तो फॉर एन एग्जांपल यहां पे एक जीन है, ठीक है, कहां गया, फॉर एन एग्जांपल ये एक जीन है, इतना पार्ट, जो आगे चल के कोई आरएनए बनाएगा, ठीक है, जो क्या करेगा, आगे चल के कोई आरएनए का फॉर्मेशन करेगा। मतलब फॉर एग्जांपल ये इसने आरएनए बनाया, ठीक है, ये इसने आरएनए बनाया और ये आरएनए, इट इज अ आरएनए, ठीक है। अब ये आरएनए से आगे चल के क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा, ठीक है, आगे चले क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। लेकिन ई कोलाई के अंदर ये जो जीन होता है ना, इट इज अ पॉलीसिस्टोनिक जीन, ठीक है, ये क्या है, ये एक पॉलीसिस्टोनिक जीन है। पॉलीसिस्टोनिक जीन मतलब क्या, कि ये आगे चल के एक से ज्यादा प्रोटीन बनाने वाला है, ठीक है, एक से ज्यादा प्रोटीन बनाने वाला है। इतनी बातें क्लियर है। तो टोटल कितने प्रोटीन बनाता है, यहां पे पता है, टोटल 3 प्रोटीन बनाता है। कितने प्रोटीन बनाता है, 3 प्रोटीन बनाता है। मतलब देखो ये पूरा एक स्ट्रक्चरल जीन है, ये जो पूरा एक पार्ट है ये क्या है, स्ट्रक्चरल जीन। यहां पे लिख दूं स्ट्रक्चरल जीन, कहां से कहां तक है, यहां से यहां तक, ठीक है, ये पूरा क्या है, एक स्ट्रक्चरल जीन है। लेकिन इस स्ट्रक्चरल जीन के 3 पार्ट है, इस स्ट्रक्चरल जीन के क्या है, 3 पार्ट है, और वो 3 पार्ट आगे चल के अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स फॉर्म करने वाले हैं। तो लेट मी मार्क इट, ठीक है, मैं मार्क कर देता हूं उसको। फॉर एन एग्जांपल ये वाला एक पार्ट है जो आगे चल के एक टाइप का प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। फिर इसी के अंदर दूसरा कोई एक पार्ट है, फॉर एग्जांपल दिस इज एक पार्ट, ये एक पार्ट है जो आगे चल के दूसरे टाइप का, ठीक है, आगे चल के दूसरे टाइप का क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। और नेक्स्ट यहां पे कोई एक और पार्ट है, यहां पे एक और पार्ट है जो क्या करेगा, थर्ड टाइप का। कितने टाइप का, थर्ड टाइप। देखो ये पूरा एक जीन है, ठीक है, ये पूरा एक जीन है। जब इसके अंदर आरएनए का फॉर्मेशन होगा तो आरएनए का फॉर्मेशन यहां से लेके यहां तक होगा। ऐसा नहीं कि आरएनए का फॉर्मेशन इतना होगा वो टूट के अलग हो जाएगा फिर उस आरएनए से एक जीन बन गया, ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। पूरा का पूरा एक आरएनए फॉर्म होगा, पूरा का पूरा इस जीन से क्या होगा, एक आरएनए फॉर्म होगा। और देख रहे हो यहां पे एक आरएनए फॉर्म हुआ है, लेकिन ये एक आरएनए आगे चल के 3 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन बनाता है। तो ऐसे जीन को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीसिस्टोनिक जीन। अभी मैंने आप लोग को बताया। तो इट इज अ स्ट्रक्चरल जीन विच इज अ पॉलीसिस्टोनिक जीन। समझ में आ रही बात। देखो यहां पे अब ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है वो ये वाला आरएनए बनाएगा, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, ये वाला आरएनए बनाएगा। साथ ही साथ ये जो रेड कलर का पार्ट है वो कुछ ऐसा आरएनए बनाएगा, ठीक है। देखो मैं कलर इसलिए कर रहा हूं ताकि तुम लोग डिफरेंशिएट कर पाओ कि हाँ ये वाला जो जीन है इससे क्या करे, ये वाला जो प्रोटीन आरएनए बन रहा है, ठीक है। ग्रीन वाला जो जीन है इससे आगे चले क्या बन रहा है, ग्रीन वाला अपना आरएनए बन रहा है, ठीक है। और लास्ट कौन सा बचा है, व्हाइट कलर का, ठीक है। तो इस वाले जीन से आगे चले क्या बनेगा, ये वाला प्रोटीन, सॉरी ये वाला आरएनए बनेगा, ये वाला आरएनए बनेगा, ठीक है। अब इस 3 जीन के, ये 3 जीन के नाम दिए हुए हैं आपकी बुक में। इन 3 जीन्स को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है Z, Y और A, ठीक है। क्या कहा जाता है, Z, Y और A। इतनी बातें क्लियर है। तो यहां पे 3 टाइप के जीन प्रेजेंट है, ठीक है, 3 टाइप के, सॉरी जीन तो एक ही है लेकिन इसमें 3 अलग अलग सीक्वेंसेस प्रेजेंट होंगी। यहां पे 3 अलग अलग सीक्वेंसेस प्रेजेंट होंगी जो क्या करेंगी, एक आरएनए बनाएंगी और ये एक आरएनए आगे चल के 3 डिफरेंट टाइप के क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे, ठीक है। 3 डिफरेंट टाइप के क्या बनाएंगे, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। यहां पे देखो 3 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन। प्रोटीन क्या होते हैं, इट इज अ चेन ऑफ अमाइनो एसिड,
प्रोटीन क्या है? ये एक चेन है अमाइनो एसिड की। इतनी बातें क्लियर है? कौन कौन से 3 टाइप के प्रोटीन बनाते हैं ये आपको नाम पता होना चाहिए। सो इट इज द बीटा गैलेक्टोलेस। यहां पे मैं आपके लिए ऑलरेडी लिख कर लाया हूं ये सारी चीजें। कहां गया? देखो ये मैं यहाँ पे लिख कर लाया था ऑलरेडी आपके लिए सारे ये कौन कौन से प्रोटीन बनते हैं। बीटा गैलेक्टोसाइडेस, ठीक है, एक है परमीएस और एक है ट्रांस एसिटिलेस। ठीक है, तो यहाँ ये सारी चीजें लिख दे, यहाँ पे लिख दे। इट इज अ, एक सेकेंड, बीटा गैलेक्टोलेस, ठीक है, ये वाला एक हो गया। फिर इट इज अ परमीएस, एंड अगर मैं इसकी बात करूं तो इट इज अ ट्रांस एसिटाइलेस। समझ में आएगा? हर एक चीज समझ में आएगी। ठीक है, आपको वीडियो को बस लास्ट तक देखना है, आपको हर एक चीज समझ में आएगी। इतनी बातें क्लियर है अभी तक मैंने जितना बोला है कि इससे आगे चल के 3 डिफरेंट टाइप के क्या बन रहे हैं? प्रोटीन बन रहे हैं। 3 डिफरेंट टाइप के क्या बन रहे हैं? प्रोटीन बन रहे हैं। कौन कौन से 3 डिफरेंट टाइप के प्रोटीन है? एक है बीटा गैलेक्टोसाइडेस, एक है परमीएस और एक क्या है? क्या नाम है इसका? ट्रांस एसिटाइलेस। ठीक है, अब तीनों का फंक्शन देखो। ये जो तीनों प्रोटीन है ये सिर्फ और सिर्फ कब बनते हैं? जब लैक्टोज आता है इन्वायरमेंट में। जब क्या आता है? लैक्टोज आता है इन्वायरमेंट में। तो इसका मतलब क्या है कि अगर इन्वायरमेंट में लैक्टोज नहीं है, ठीक है, इन्वायरमेंट में अगर लैक्टोज नहीं है, अगर इन्वायरमेंट में ग्लूकोज है, तो ये सारे के सारे प्रोटीन बना के कोई फायदा नहीं है। तो इकोला यही बोलता है कि भाई मैं अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करूं? मैं अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करूंगा ये सारी चीजें बना के, क्योंकि मेरे पास तो ग्लूकोज है ना, तो मैं ग्लूकोज के लिए मुझे इन सारी चीजों की जरूरत नहीं पड़ती। ये सारी चीजों की जरूरत कब पड़ती है? जब क्या आता है? इन्वायरमेंट में लैक्टोज आता है। इतनी बातें क्लियर है? इसका मतलब, ठीक है, अब देखो इसका मतलब, जब फॉर एन एग्जाम्पल कि अभी इन्वायरमेंट में क्या प्रेजेंट है? ग्लूकोज प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? ग्लूकोज प्रेजेंट है। इसका मतलब इस जीन को अब शट रहना पड़ेगा, बंद रहना पड़ेगा। ठीक है, इसके अंदर से कोई भी प्रोडक्शन नहीं हो सकता, ये एमआरएनए नहीं बना सकता, और ये एमआरएनए आगे चल के जिन 3 टाइप के प्रोटीन नहीं बना सकता। इतनी बातें क्लियर है? अब देखो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जहां पे भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है, जीन के अंदर जहां पे भी प्रोटीन सिंथेसिस होता है, उस डीएनए के आगे, उस जीन के आगे एक प्रमोटर लगा होता है। बताया था मैंने आपको, यहां पे क्या लगा होता है? एक प्रमोटर लगा होता है। प्रमोटर क्या करता है? जब भी अपने को अपना बनाना है, आरएनए बनाना है, ठीक है, जब भी अपने को क्या बनाना है? आरएनए बनाना है, तो उसके लिए एक एंजाइम चाहिए रहता है जिसका नाम क्या है? आरएनए पॉलीमरेज। उसका क्या नाम है? आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज कहां से घुसता है? हमेशा प्रमोटर से घुसता है। ठीक है, प्रमोटर से घुसता है और टर्मिनेटर से निकल जाता है। ये बातें मैंने लास्ट लेक्चर में बताई हुई है आपको। ठीक है, मैंने बहुत ही प्यारे अच्छे से बताया था आपको लास्ट लेक्चर में कि अपना प्रमोटर क्या होता है और टर्मिनेस क्या होता है। ठीक है, टर्मिनल पोजीशन से वो निकल जाता है। इतनी बातें क्लियर है? तो यहां पे भी क्या प्रेजेंट होगा? अगर ये जीन है, ठीक है, अगर ये जीन है तो इस जीन के आगे यहां पे एक प्रमोटर प्रेजेंट होगा। सो इट इज अ प्रमोटर। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? अब देखो, अब इन्वायरमेंट में क्या है? मैंने क्या बोला? इन्वायरमेंट में क्या है? ग्लूकोज है। इसका मतलब मुझे अभी इस प्रोटीन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, मुझे क्या, इस ई कोलाई को अभी इस प्रोटीन की कोई भी जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है कि इसको रेगुलेट करने के लिए, इस प्रोटीन को रेगुलेट करने के लिए इसके आगे एक और जीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके आगे एक और जीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम है आई जीन। इसका क्या नाम है? आई जीन। तो ये देखो, ब्लू कलर तो ऑलरेडी है, यहां पे एक और जीन प्रेजेंट होता है जिसका क्या नाम है? आई जीन। क्या नाम है इसका? आई जीन। आई जीन का मतलब क्या होता है? इनहिबिटर। ठीक है, इनहिबिटर। इनहिबिटर का मतलब क्या होता है? वो कोई भी चीज को इनहिबिट कर देगा, ठीक है, रोक देगा। तो इस जीन का भी काम यही है। ठीक है, इस जीन का भी काम यही है कि ये क्या करे, ये जो जीन है, ठीक है, इस जीन का फंक्शन रोक दे। ठीक है, इस जीन का फंक्शन रोक दे। तो अगर इस जीन का फंक्शन रोक देंगे, ठीक है, इस जीन का अगर हम लोग फंक्शन रोक देंगे तो क्या होगा? ये जीन से आरएनए नहीं बनेगा और ये आरएनए से आगे चल के प्रोटीन नहीं बनेगा। इसका मतलब ये एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। क्यों? कब नहीं होनी चाहिए ये सारी चीजें? जब हम इन्वायरमेंट में क्या प्रेजेंट हो? ग्लूकोज प्रेजेंट हो। इतनी बातें क्लियर है? जब इन्वायरमेंट में क्या प्रेजेंट है? ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो अभी देखो यहां पे क्या प्रेजेंट है? आई जीन। ठीक है, अब आई जीन प्रेजेंट है, जीन प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है कि इसके आगे यहां पे एक प्रमोटर भी लगा होगा। इसका भी आगे चल क्या लगा होगा? प्रमोटर लगा होगा। इसी प्रमोटर से क्या घुसेगा? हमारा आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, आरएनए
पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज का क्या फंक्शन है? आरएनए पॉलीमरेज ही तो आरएनए बनाता है, ठीक है। आरएनए का सिंथेसिस कौन करता है? आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। इसका क्या नाम है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था डीएनए डिपेंडेंट मतलब क्या, कि ये डीएनए को देख देख के आरएनए का सिंथेसिस करेगा। इतनी बातें क्लियर है? तो अब देखो, जब क्या प्रेजेंट है इन्वायरमेंट में? ग्लूकोज प्रेजेंट है, तब हमारा आई जीन आगे चल के एक आरएनए बनाता है, ठीक है। क्या बनाता है? एक आरएनए फॉर्मेशन करता है, ठीक है। आरएनए का फॉर्मेशन करता है और ये आरएनए से आगे चल के, ठीक है, ये आरएनए से आगे चल के एक प्रोटीन बनता है, ठीक है। क्या बनता है? एक प्रोटीन बनता है। इस प्रोटीन का नाम क्या है? इस प्रोटीन का नाम है रेगुलेटर, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं इनहिबिटर। इतनी बातें समझ में आ रही है? इस प्रोटीन का नाम क्या है? रेगुलेटर या फिर इनहिबिटर। अब इसका काम क्या है? ये क्या करता है? अब ये देख रहे हो आप प्रमोटर, इस प्रमोटर रीजन के यहां पे एक छोटी सी रीजन प्रेजेंट होती है, एक छोटी सी जगह प्रेजेंट होती है जिसे हम लोग कहते हैं ऑपरेटर। यहां पे ये जो जगह दिख रही है, ठीक है, यहां पे एक छोटी सी जगह प्रेजेंट होती है। किसके किसके बीच में जगह प्रेजेंट है? स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, स्ट्रक्चरल जीन और उसके प्रमोटर के बीच में, स्ट्रक्चरल जीन और उसके प्रमोटर के बीच में एक छोटी सी जगह प्रेजेंट होती है जिसे हम लोग ऑपरेटर कहते हैं। व्हाट वी कॉल, इस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? ऑपरेटर। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। यहां पे क्या प्रेजेंट है? ऑपरेटर। तो जैसे ही यहां पे ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, इन्वायरमेंट में क्या प्रेजेंट होगा? ग्लूकोज प्रेजेंट होगा, उस टाइम पे क्या होगा? इस आई जीन से, ठीक है, इस आई जीन से आगे चल के क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। ये आरएनए आगे चल के क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। और ये प्रोटीन, ये जो इनहिबिटर है, ये जाके लग जाएगा किसके ऊपर? इस ऑपरेटर वाले जगह पे। मतलब ये वाला जो प्रोटीन है, कहां गया? ये वाला जो प्रोटीन है, ये कहां लग जाएगा? इस जगह पे लग जाएगा। और ये क्या करेगा? इस प्रमोटर को रोक देगा, ठीक है। इस प्रमोटर को देखो, ये प्रमोटर और इसके बीच में आ गया, इस जीन के बीच में आ गया, तो ये क्या करेगा? इस प्रमोटर को रोक देगा। भाई तू आगे चल के आरएनए का फॉर्मेशन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई? क्योंकि हमारे पास क्या है? अभी ग्लूकोज है। इतनी बातें क्लियर है? इतनी बातें क्लियर है? समझ में आया इतना? तो कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होंगी इस पूरे जीन के अंदर? देखो, एक प्रमोटर प्रेजेंट है। किसका प्रमोटर है? ये आई जीन का प्रमोटर है। फिर एक आई जीन प्रेजेंट है। इतनी बातें क्लियर है? फिर आगे चल के स्ट्रक्चरल जीन है। स्ट्रक्चरल जीन के पहले क्या प्रेजेंट है? ऑपरेटर। और उसके आगे क्या प्रेजेंट है? एक प्रमोटर प्रेजेंट है। तो इस पूरी जीन को यहां से लेके यहां तक, इस पूरे एक जीन को ही हम लोग ओपेरॉन कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? ओपेरॉन मतलब क्या होता है? इस पूरे जीन को कहां से लेके, इस साइड से लेके इस साइड तक, इसके अंदर जो भी चीजें प्रेजेंट है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? ओपेरॉन। व्हाट वी कॉल दिस एज अ ओपेरॉन। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? समझ में आया? क्या क्या प्रेजेंट है? एक बार वापस देख लो। एक प्रमोटर प्रेजेंट है, ठीक है, एक आई जीन प्रेजेंट है, वापस एक प्रोमोटर, एक ऑपरेटर, उसके बाद जीन प्रेजेंट है। कौन कौन से जीन है? Z, Y और A, ठीक है, Z, Y और A। इस पूरे स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या कहते हैं? ओपेरॉन। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? ओपेरॉन। और यही है ओपेरॉन कंसेप्ट। लेकिन अब हमको पढ़ना है एक और चीज जिसका नाम है लैक ओपेरॉन। अब लैक ओपेरॉन मतलब क्या होता है? लैक का मतलब होता है लैक्टोज, ठीक है। लैक का मतलब क्या होता है? लैक्टोज। अब लैक्टोज क्या होता है? सब लोग को पता होगा। व्हाट इज मीन बाय लैक्टोज? लैक्टोज दो चीजों से जुड़ के बना होता है ना, ठीक है। लैक्टोज किससे बना हुआ है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। जो लैक्टोज है वो दो चीजों से जुड़ के बना हुआ है, एक है ग्लूकोज और एक क्या है? गैलेक्टोज। तो अब देखो, अब इन्वायरमेंट में, ठीक है, अब इन्वायरमेंट में ग्लूकोज चला गया है, ठीक है, ग्लूकोज का खत्म हो गया है और अब इन्वायरमेंट में सिर्फ क्या बचा है? लैक्टोज बचा है, ठीक है। अब इन्वायरमेंट में क्या बचा है? सिर्फ और सिर्फ लैक्टोज। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब इन्वायरमेंट में क्या बचा है? सिर्फ और सिर्फ लैक्टोज बचा है। अब देखो, अब क्या होगा? अगर लैक्टोज प्रेजेंट होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा? सिर्फ और सिर्फ लैक्टोज प्रेजेंट होगा। देखो, इतनी बातें क्लियर थी, ये सारी चीजें क्लियर थी, लेकिन इनमें इन सारी चीजों का फंक्शन क्या था? देखो, जो बीटा गैलेक्टोसाइड था, यहां पे देखो मैंने लिखा हुआ है, ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज था, इसका फंक्शन क्या है? ये जो तीनों प्रोटीन ये कब रिलीज होंगे? मैंने क्या बताया? जब सिर्फ और सिर्फ कब रिलीज होंगे? जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा। जब क्या प्रेजेंट होगा? लैक्टोज प्रेजेंट होगा। तो बीटा गैलेक्टोज का फंक्शन क्या है? कि इस लैक्टोज को ब्रेक डाउन करना, इस लैक्टोज को ब्रेक डाउन करना ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, ठीक है, लैक्टोज को ब्रेक डाउन करना ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। अब ग्लूकोज मिल गया इक्वलाई को, तो इक्वलाई के लिए ग्लूकोज तो फैमिलियर है, उसको वो ब्रेक डाउन कर ही सकता है। इतनी बातें क्लियर है? फिर परमीएज का फंक्शन क्या है? देखो, परमीएज का फंक्शन होता है कि
वो ई कोलाई की जो मेम्ब्रेन होती है ना उसको परमिएबल बनाना लैक्टोज के लिए, ठीक है। जनरली लैक्टोज नहीं घुस सकता ई कोलाई की बॉडी में, लेकिन अगर परमिएज रिलीज होने लगा, ठीक है, अगर परमिएज रिलीज होने लगा तो क्या हो जाएगा, जो ई कोलाई की जो साइड की मेम्ब्रेन है वो परमिएबल हो जाएगी, किसके लिए, लैक्टोज के लिए, और सारे लैक्टोज क्या हो जाएंगे, अंदर आ जाएंगे। इतनी बातें क्लियर है। और लास्ट हम लोग बात करें ट्रांस एसिटाइलेज। ट्रांस एसिटाइलेज क्या करता है कि ये जो ग्लूकोज से बना ये जो लैक्टोज से बना हुआ ग्लूकोज था उसको कन्वर्ट कर देता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, ठीक है, एसिटाइल कोएंजाइम ए में। समझ में आ रही बात? तो हम लोग ने ये पढ़ा हुआ है, क्रेब्स साइकिल पढ़ा हुआ है, एनर्जी प्रोडक्शन पढ़ा हुआ है कि एसिटाइल कोएंजाइम ए से आगे चल के क्रेब्स साइकिल होती है और क्रेब्स साइकिल से आगे चल के क्या बनती है, एनर्जी बनती है। इतनी बातें क्लियर है। और एनर्जी बनाने तो यहाँ पे भी हमारा मोटिव है। इतनी बातें क्लियर है। तो यहाँ पे चीजें क्या हो रही हैं, ध्यान से देना, ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे भी चीजें क्या हो रही है। अब इन्वायरमेंट में लैक्टोज प्रेजेंट है, अब इन्वायरमेंट में क्या प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है। जैसे ही लैक्टोज प्रेजेंट होगा इन्वायरमेंट में, जैसे ही लैक्टोज प्रेजेंट होगा उस टाइम पे होगा क्या कि ये जो परमिएज वाली लेवल है, ठीक है, ये परमिएज क्या था, ये थोड़ा थोड़ा सीक्रेट होता रहता है, ठीक है। ये जगह नॉर्मल से क्या होता है कि इस ई कोलाई की बॉडी के अंदर थोड़ा थोड़ा परमिएज सीक्रेट होता रहता है। अब होगा क्या कि कोई एक लैक्टोज, ठीक है, एक कुछ मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टोज क्या हो जाएंगे, इसके बॉडी के अंदर घुस जाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक लैक्टोज क्या हो जाएगा, इसकी बॉडी के अंदर घुस जाएगा, ठीक है। अब ये लैक्टोज जैसे ही इसके बॉडी के अंदर घुसते हैं ये कन्वर्ट हो जाते हैं एक दूसरे फॉर्म में जिसका नाम है एलोलैक्टोज। किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं ये, एलोलैक्टोज, ठीक है। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं ये, एलोलैक्टोज। अब एलोलैक्टोज करता क्या है, एलोलैक्टोज जाता है इस ऑपरेटर में, ठीक है, ऑपरेटर साइड में जाता है और ये जो रेगुलेटर है ना इसको पकड़ के बाहर निकाल देता है। इसको बोलता है कि भाई अब देख तेरा काम हो गया है, ठीक है, अब तेरा कोई यहाँ पे मतलब नहीं है रुक के, अब तू यहाँ से जा सकता है, ठीक है, अब तो यहां से जा सकता है। जैसे ही एलोलैक्टोज आता है, एंट्री करता है इसके बॉडी में, ये किसको रिमूव कर देता है यहां से, ये किसको रिमूव कर देता है, इस रेगुलेटर को, ठीक है, किसको, ऑपरेटर से किसको रिमूव कर देता है, इस रेगुलेटर को। अब जैसे ही रेगुलेटर बाहर आया, ठीक है, जैसे ही रेगुलेटर ये देखो, ये रेगुलेटर या फिर इनहिबिटर, तो जैसे ही ये इनहिबिटर यहां से बाहर आया किसका एक्शन शुरू हो जाएगा, प्रमोटर का एक्शन शुरू हो जाएगा। तो प्रमोटर के अंदर वापस क्या घुसेगा, आरएनए पॉलीमरेज घुसेगा और वो क्या करेगा, यहां से जीन का प्रोडक्शन शुरू कर देगा। जैसे ही जीन आगे चल के आरएनए बनाएगा, आरएनए चल के क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा, तो ये सारे प्रोटीन फॉर्म होने लगेंगे। अब जैसे ही परमिएज और फॉर्म हो गया, ठीक है, पहले थोड़ा सा परमिएज था, अब जैसे ही ज्यादा परमिएज फॉर्म हो गया, ज्यादा परमिएज होने लगा, तो इसका जो ये है लेयर है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, ज्यादा परमिएबल हो जाएगा और ज्यादा परमिएबल हो जाएगा और बहुत सारे लैक्टोज क्या हो जाएंगे, ओके, बहुत सारे लैक्टोज क्या हो जाएंगे इसके बॉडी के अंदर एंटर करने लगेंगे। इतनी बात है, क्लियर है, ठीक है। तो आप लोग ने मूवी में वो वाला सीन देखा होगा कि बहुत सारे लोग आते हैं किसी घर पे, ठीक है, तो एक बंदा क्या करता है, दीवार फांद के जाता है दूसरी साइड और गेट खोल देता है, ठीक है, एक गेट खोल देता है और उस गेट से क्या हो जाता है, सारे लोग एंट्री कर जाते हैं। तो कुछ वैसा ही है कि एक लैक्टोज गया, उसने क्या किया, इसको यहां से बाहर निकाल दिया और जैसे इसको यहां से बाहर निकाला, यहां पे क्या होने लगा, आरएनए का प्रोडक्शन हो गया, आरएनए आगे चल क्या बना दिया, परमिएज बना दिया, ठीक है। ये सारी चीजें ही बनाता है, साथ ही साथ क्या बनाता है, परमिएज बनाता है। जैसे ही परमिएज बनाया, इसकी जो मेम्ब्रेन है वो क्या हो गई, लैक्टोज के लिए परमिएबल हो गई। जैसे ही परमिएबल हो गई, सारे लैक्टोज क्या हो गए, धड़ाधड़ अंदर घुसने लगे। समझ में आ रही बात? और जैसे ही अंदर घुसने लगे, आगे चल के इसके अंदर प्रोडक्शन होने लगा, किसका प्रोडक्शन होने लगा, एनर्जी का प्रोडक्शन होने लगा विद द हेल्प ऑफ लैक्टोज। इतनी बातें समझ में आई, ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। इसका मतलब जब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं था, ठीक है, जब लैक्टोज प्रेजेंट नहीं था उस टाइम पे ये जो जीन था ये क्या था, चुप था, ये जीन क्या था, चुप था। लेकिन जब लैक्टोज प्रेजेंट हुआ उसी टाइम पे क्या हुआ, ये जीन एक्टिवेट हुआ। तो ऐसे टाइप के हम लोग, ऐसे टाइप के जीन को, ऐसे टाइप के रेगुलेशन को हम लोग कहते हैं नेगेटिव ये रेगुलेशन, ठीक है, नेगेटिव एक्सप्रेशन या नेगेटिव रेगुलेशन, नेगेटिव एक्सप्रेशन कहते हैं नॉर्मली। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है। तो आई होप आपको लैक ओपेरॉन वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ओपेरॉन क्या है वो समझ में आ गया होगा। इतनी बातें क्लियर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपकी बुक में, ठीक है, आता है कभी कभी एग्जाम में, तो अच्छे से पढ़ के जाना, अच्छे से समझ के जाना, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो एक बार 10-15 मिनट पीछे करके वापस से चीजें देख लो, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1.5 स्पीड पे देख लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो क्या क्या लिखा है देखो, कुछ चीजें यहाँ पे लिख के लाया हूं मैं। आई जीन, ठीक है, आई जीन मतलब क्या, रेगुलेटर जीन। आई जीन मतलब क्या, रेगुलेटर जीन ऑलवेज कंट्रोल दी स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। मैंने आपको दिखाया कि जो आई जीन था, ये वाला आई जीन था, ये हमेशा किसको कंट्रोल करता है, स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है भाई, ये यहां से एक आरएनए बनाएगा, आरएनए क्या बनाता है आगे चल के, प्रोटीन, जिसका नाम क्या है, रेगुलेटर या फिर इनहिबिटर। ये रेगुलेटर इनहिबिटर यहाँ पे जाके ऑपरेटर पे लग जाता है और ये ऑपरेटर यहाँ इसके आगे चल के जीन का फॉर्मेशन नहीं करने देता, आरएनए का फॉर्मेशन नहीं करने देता, जिसके वजह से ये आरएनए आगे चल के प्रोटीन नहीं बना पाता। इतनी बातें क्लियर है। इसका मतलब तो ये लाइन सही हो गई।
आई जीन रेगुलेटर जीन, ठीक है, आई जीन मतलब क्या, रेगुलेटर जीन ऑलवेज कंट्रोल द स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, हमेशा किसको कंट्रोल करता है, वो स्ट्रक्चरल जीन को कंट्रोल करता है। कौन कौन स्ट्रक्चरल जीन था अभी हम लोग ने पढ़े, ZYA, इसी को हम लोग स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं। इतनी बातें क्लियर है, ठीक। फिर क्या लिखा है मैंने, इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, प्रेजेंट लिख दिया मैंने, प्रेजेंस होगा, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, जब लैक्टोज प्रेजेंट होगा, द कंट्रोल ऑफ आई जीन रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है, द कंट्रोल ऑफ आई जीन का कंट्रोल क्या हो गया, रिस्ट्रिक्ट हो गया, एंड लैक ऑपेरॉन एक्टिवेटेड। लैक ऑपेरॉन मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ऑपेरॉन घुसता है वो क्या करता है, ऑपरेटर के अंदर जाके इनहिबिटर को निकाल देता है और वहां से क्या होने लगता है, आरएनए का फॉर्मेशन होने लगता है स्ट्रक्चरल जीन से, और वो आरएनए आगे चल के 3 टाइप के डिफरेंट टाइप के क्या बनाने लगता है, प्रोटीन बनाने लगता है। इतनी बातें क्लियर है, समझ में आ गया। दिस इज ऑल्सो नोन एज नेगेटिव एक्सप्रेशन, ठीक है, ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्सप्रेशन। नेगेटिव एक्सप्रेशन मतलब क्या, कि जहां पे एक जो जीन है, ठीक है, वो सर्टेन टाइम पे ही एक्सप्रेस हो रहा है, हमेशा एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, वो कुछ टाइम पे ही क्या हो रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, नेगेटिव एक्सप्रेशन। इतनी बातें क्लियर है, तो आपको आई होप आपको लैक ऑपेरॉन समझ में आ गया होगा, समझ में आया बात। अब हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में, ठीक है, HGP जिसे कहते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। इतनी बातें क्लियर है, तो आ जाओ नेक्स्ट हम लोग कूदते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ऊपर। तो देखो, सबसे पहले हम लोग को पता करना पड़ेगा कि जीनोम क्या होता है, ठीक है, व्हाट इज मीन बाय जीनोम, ठीक है, जीनोम का मतलब क्या होता है, और उसके बाद ही हम लोग पढ़ सकते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में। तो देखो, हम लोग को पता है, ठीक है, सबको पता है कि हमारा जो सेल है, ठीक है, फॉर एन एग्जांपल ये हमारा सेल है, और सेल के अंदर क्या है, हमारा न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस के अंदर टोटल कितने, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने क्रोमोसोम्स होते हैं टोटल, 46 क्रोमोसोम। 46 क्रोमोसोम इन द सेंस क्या, 23 पेयर्स में होते हैं। 23 क्या होते हैं, पेयर्स में होते हैं। सो दिस आर द पेयर, ठीक है, एक क्रोमोसोम दो क्रोमोसोम दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, पेयर में है, ठीक है, एक मेरा मैटरनल है और एक मेरा पैटर्नल है, मतलब एक मेरे पापा से आया हुआ क्रोमोसोम है और एक मेरे मम्मी से आया हुआ क्रोमोसोम है। सो देयर आर 2 क्रोमोसोम, इन्हें हम लोग होमोलोगस क्रोमोसोम भी कहते हैं। सो ऐसे टोटल कितने पेयर होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। इतनी बातें क्लियर है। तो ऊपर के जो 22 पेयर्स है, पहले जो 22 पेयर्स है उसको हम लोग ऑटोसोम्स भी कहते हैं, और लास्ट के जो 2 पेयर है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है, या फिर एलोसोम भी कहते हैं। सो यहाँ पे 23 क्रोमोसोम है, मैंने सिर्फ 3 ही बनाया, लेकिन टोटल कितने पेयर्स होंगे, 23 क्रोमोसोम्स के पेयर्स होंगे। इतनी बातें क्लियर है। जो 22 पेयर है, ऊपर के 22 पेयर है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स, सही है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोसोम्स। और जो 23rd है वो क्या है, एलोसोम या फिर सेक्स क्रोमोसोम। इतनी बातें क्लियर है, ठीक है, वो या तो एलोसोम से या फिर क्या है, सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम कौन कौन से हो सकते हैं, या तो फीमेल में XX हो सकता है और मेल के अंदर XY हो सकता है। तो जीनोम क्या होता है, जीनोम इज अ वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम। वन कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब क्या, कि अगर मैं बात करूं इस होमोलोगस क्रोमोसोम की, तो इसके अंदर जो डीएनए है वही सेम डीएनए इसके अंदर ही प्रेजेंट होगा। सही बात है, मतलब इस क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है वही सेम टू सेम डीएनए इस क्रोमोसोम के अंदर ही प्रेजेंट होगा। तो अगर मैं बात करूं अगर मैं सिर्फ एक डीएनए की, एक क्रोमोसोम की बात करूंगा, ठीक है, अगर मैं सिर्फ क्या करूंगा, एक क्रोमोसोम की बात करूंगा, और वो एक क्रोमोसोम टोटल 23 पेयर्स में से बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल ये 23 पेयर है, मैंने यहाँ पे 3 पेयर ही बनाया, लेकिन फॉर एन एग्जाम्पल ये 23 पेयर है। तो अगर मैं इसके सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम की बात करूं, इसकी एक सेट ऑफ क्रोमोसोम दिख रहा है, इट इज अ वन हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम की बात करूं। क्यों मैं सिर्फ एक की बात कर रहा हूं भैया, क्योंकि यहां पे जो दूसरा जो क्रोमोसोम है उसके अंदर भी सेम डीएनए प्रेजेंट है, तो उसकी बात करने कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम को, ठीक है, सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, जीनोम। सिर्फ एक सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम लोग क्या कहते हैं, जीनोम, ठीक है। तो इसीलिए नेक्स्ट जो हम लोग मतलब जो एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था आगे चल के, ठीक है, आगे चल के एक प्रोजेक्ट बनाया गया था अराउंड 1990 में, ठीक है, 1990 में एक प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था जिसका क्या नाम है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। जिसका मेन गोल क्या था कि ह्यूमन के अंदर, ठीक है, ह्यूमन के क्रोमोसोम के अंदर जितने भी जीनोम है, ठीक है, जितने भी जीनोम है, उस जीनोम के अंदर जितने भी सीक्वेंसेस प्रेजेंट है, सीक्वेंसेस इन द सेंस मतलब क्या, कि देखो ये हमारा क्रोमोसोम है, इट इज अ क्रोमोसोम, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है। अब इस डीएनए, ये जो डीएनए है ये किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ। अगर मैं इस डीएनए को बाहर निकालूं तो ये किससे बना हुआ है, न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। सही बात है, ये किससे बना हुआ है,
न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। ये न्यूक्लियोटाइड क्या है? इट इज अ सीक्वेंस। ये किस सीक्वेंस में अरेंज है, उस सीक्वेंस को फाइंड करने का काम क्या था? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का था। ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का मेन गोल क्या था कि वो क्या करे ह्यूमंस के अंदर, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर जो सीक्वेंस प्रेजेंट है उसको फाइंड करे। इतनी बातें क्लियर है? सो इट इज द मेन गोल और यहां से हमारा शुरू होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो कुछ इसमें डाटा है, ज्यादा कुछ अपने को पढ़ना नहीं है, ज्यादा कुछ समझना नहीं है इसमें, बस कुछ डाटा है जो मैं आपके लिए लिख कर लाया हूं और आपको समझा दूंगा। इतनी बातें क्लियर है? तो आज हम स्टार्ट करते हैं HGP के बारे में, यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। ये कब स्टार्ट हुआ था? इट स्टार्टेड अराउंड 1900, सॉरी 1900 लिख दिया मैंने, 1900 में नहीं हुआ था, 1990 में हुआ था। कभी हुआ था ये? 1990 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अराउंड कितना कहा गया था कि ये भाई 13 ईयर्स का प्रोजेक्ट है। कितनी ईयर का प्रोजेक्ट है? 13 साल का प्रोजेक्ट है। तो अगर ये 1990 में शुरू हुआ है, इसका मतलब ये कब कंप्लीट होगा? टू बी कंप्लीटेड। ठीक है, कब तक एस्टिमेट किया गया था कि भाई ये 2003 तक क्या हो जाना चाहिए? कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन ठीक है 2003 आते आते सारे क्रोमोसोम फाइंड कर लिए गए थे। ठीक है, सबकी सीक्वेंस हो गई थी, बट जो सबसे बड़ा वाला क्रोमोसोम है यानी क्रोमोसोम नंबर 1, आप लोगों को ये बात पता है कि जो क्रोमोसोम के जो नंबर दिए गए हैं ना, जो क्रोमोसोम का जो नंबर दिया गया है वो उसके साइज के हिसाब से दिया गया है। ठीक है, तो जो सबसे बड़ा वाला है वो क्रोमोसोम नंबर 1, जो उससे छोटा वाला है वो क्रोमोसोम नंबर 2, जो उससे छोटा ऐसे कर करके सबसे छोटा क्रोमोसोम कौन सा होगा? फिर वाई क्रोमोसोम। ठीक है, XY क्रोमोसोम बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। इतनी बातें क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो स्टार्टेड कब हुआ था? कब ये स्टार्ट हुआ था? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 में स्टार्ट किया गया था। 13 साल का प्रोजेक्ट इन्होंने एस्टिमेट किया था कि 13 साल लगेंगे हम लोग को फाइंड करने में। तो कंप्लीट कब हो जाना चाहिए था? ये 2003 में हो जाना चाहिए था, लेकिन 2003 में सारे फाइंड हो गए थे, सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम नंबर 1, कौन सा? क्रोमोसोम नंबर 1 की फाइंडिंग नहीं हुई थी। वो कब कंप्लीट हुई? 2006 में। ठीक है, वो कब कंप्लीट हुई? 2006 में। ये इट इज अ मेगा प्रोजेक्ट। ठीक है, ये क्या है? मेगा प्रोजेक्ट है। क्यों मेगा प्रोजेक्ट है? क्योंकि ऐसा एस्टिमेट किया गया था कि हमारा जो पूरा जीनोम है, ठीक है, हमारा जो पूरा क्रोमोसोम है उसके अंदर कितने बेस पेयर होते हैं? 3 × 10⁹ बेस पेयर। ठीक है, 3 × 10⁹ 10⁹ मतलब क्या कि 3 बिलियन बेस पेयर। कितने बेस पेयर होंगे यहाँ पे? 3 बिलियन बेस पेयर होंगे। तो इतने बेस पेयर को अगर आपको फाइंड करना है, और अगर मैं पैसे की बात करूं, कॉस्ट बात करूं, तो $3 लग रहा था। कितने डॉलर? $3 लग रहा था सिर्फ और सिर्फ एक बेस पेयर को फाइंड करने के लिए। सोच रहे हो कितना पैसा लग रहा है? मतलब अगर आपको एक बेस पेयर फाइंड करना है तो आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? $3 का। $3 का खर्चा आ रहा था गवर्नमेंट को एक बेस पेयर को फाइंड करने के लिए। इसीलिए टोटल, ठीक है, टोटल कितना रुपया लगा? $9 बिलियन। कितना रुपया लगा? $9 बिलियन। सो इट इज अ मेगा प्रोजेक्ट। ठीक है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। और मैं अगर बात करूं इसके अंदर सीक्वेंसेस की, ठीक है, अगर मैं बात करूं कि जितने भी सीक्वेंस है ना, बुक क्या बता रही है कि जितने भी सीक्वेंस है ना, अगर आप उस सारे सीक्वेंस को एक बुक में अरेंज करो, ठीक है, इसको सारे सीक्वेंस को एक बुक में लिखो, ठीक है, जैसे आप लोग लिखते हो ना, नोट्स लिखते हो, सारी चीजें लिख रहे हो कि नहीं? लिखना चाहिए, ऐसे बैठ के सिर्फ देखो मत, अपने बुक में भी सारी नोट्स को उतारा करो। ठीक है, तो अगर आप इन सारी सीक्वेंसेस को, ठीक है, उन 9 बिलियन सीक्वेंसेस को अगर आप बुक में लिखने बैठ जाओ, ठीक है, बुक में लिखने बैठ जाओ, अगर आपकी एक बुक 100 पेजेस की है, कितने पेजेस की आपकी बुक है? 100 पेजेस की है, और अगर आप हर पेज पे कितने लेटर्स लिख रहे हो? 100 लेटर्स लिख रहे हो, तो आपको टोटल कितनी बुक्स लेंगी पता है? आपको 3300 बुक्स लिखनी पड़ेंगी। कितनी? 3300 बुक्स लिखनी पड़ेंगी। ऑब्वियसली हम लोग ये सारी चीजें बुक्स में नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाएंगे जो क्या कर सकता है, इन सारी चीजों को, ठीक है, इन सारी जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको एनालाइज कर सकता है, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं सारी चीजों के लिए। इसीलिए आगे चल के एक नया ब्रांच खुला साइंस में एक नया ब्रांच खुला जिसका नाम क्या है? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, एक नया ब्रांच खुला जिसका नाम क्या था? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायो इन्फॉर्मेटिक्स का मेन मोटिव क्या था? फॉर्मेशन ऑफ अ सॉफ्टवेयर। ठीक है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना है दैट कैन स्टोर, प्रोसेस एंड एनालाइज द डाटा। ठीक है, इतना सारा जो डाटा है ना, इस चीज को स्टोर कर लिया जाए, इस चीज को प्रोसेस कर लिया जाए और इस चीज को एनालाइज कर लिया जाए। ठीक है, एनालाइज कर सके, इतना बड़ा डाटा है। समझ में आ रही कितनी सारे डाटा की बात कर रहे हैं? एक बुक का एग्जांपल दे रही है आपकी बुक कि अगर आप ऐसे लिखने बैठ जाओ ना तो 3300 बुक्स आपको लग जाएंगी। इतनी बातें क्लियर है? और अगर हम लोग कुछ बात करें तो कौन कौन इन्वॉल्व हुआ था HGP में, मतलब कौन कौन से देश इन्वॉल्व हुए थे, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व हुई थी, वो हम लोग को सारी चीजें पता करनी है। तो सबसे पहली बात, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी जो अमेरिकन गवर्नमेंट है, वहां की डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी है, उन्होंने इस चीज को स्टार्ट किया था, इनिशिएट किया था इस प्रोजेक्ट को। साथ ही साथ इनके साथ एक और थी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ। ठीक है, तो ये दोनों ने क्या किया था? इनिशिएट किया था। फिर एक ट्रस्ट है जिनका क्या नाम है? वेलकम ट्रस्ट। ठीक है, एक ट्रस्ट है जिसका क्या नाम है? वेलकम ट्रस्ट। उन्होंने भी क्या किया था? इस
इस अपने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में योगदान दिया था। फिर साथ साथ कौन कौन सी कंट्रियां हैं जिन्होंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पार्ट लिया था, तो कौन कौन सी कंट्रियां हैं? एक है जर्मनी, ठीक है, एक है जापान, एक है फ्रांस और एक है चाइना। आपके बुक में इंडिया भी लिखा हुआ है, अगर आप अपनी बुक को ध्यान से पढ़ो तो उसमें इंडिया भी लिखा हुआ है, लेकिन इंडिया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं था, तो उस इंडिया को कट कर देना, ठीक है, वहां पे शायद प्रिंटिंग मिस्टेक हुई होगी, लेकिन इंडिया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं था। तो सिर्फ 4 कंट्री पार्ट थी, एक है हमारा जर्मनी, एक है जापान, एक है फ्रांस और एक है चाइना। इतनी बातें क्लियर है? सो इतने लोग, इतने इंस्टीट्यूट और इतने कंट्रीज क्या हुए थे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पार्ट लिए थे और ह्यूमन के जीनोम को सीक्वेंस करना स्टार्ट किए थे। इतनी बातें क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है, इनके गोल्स क्या क्या है, क्या क्या ये करना चाहते थे वो भी पढ़ लो। टू नो द सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम, ठीक है, ह्यूमन जीनोम के अंदर जितने भी सीक्वेंस है, कितने सीक्वेंस है मैंने अभी आप लोगों को बताया, 3 × 10⁹ बेस पेयर, ठीक है। 3 बेसिस की बात नहीं हो रही, ये बेस पेयर की बात हो रही है, मतलब 2 बेसिस एक दूसरे से कनेक्टेड है, समझते हो ना? बेस पेयर मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल दिस इज द डीएनए, ठीक है, यहाँ पे एक बेस होगा, यहाँ पे एक बेस होगा, ये दोनों क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है, यहाँ पे एक बेस होगा, यहाँ पे एक बेस होगा, ये क्या है दूसरे से कनेक्टेड है। तो अगर बेसिस की बात करें हम लोग, सिर्फ बेस की बात करें, तो एक ये बेस है, एक ये बेस है, एक ये बेस है, एक ये बेस है, तो टोटल 4 बेस है। लेकिन बेस पेयर की बात करें तो सिर्फ कितने बेस पेयर है? 2 बेस पेयर है। तो टोटल ह्यूमन जीनोम में कितने बेस पेयर है भाई? 3 × 10⁹ बेस पेयर, मतलब 3 बिलियन बेस पेयर प्रेजेंट है। इतनी बातें क्लियर है? तो इनका ये मोटिव था सबसे पहला कि हमें सीक्वेंस पता करना है ह्यूमन जीनोम का, ठीक है, ह्यूमन जीनोम का क्या पता करना है? सीक्वेंस पता करना है। ऑल्सो टू नो अबाउट 33,000 जीन्स इन द ह्यूमन जीनोम, ह्यूमन जीनोम के अंदर जो 33,000 जीन्स होते हैं ना, उनके बारे में पता करना है। टू स्टोर, प्रोसेस एंड एनालाइज द डाटा, ठीक है, ये जितना भी हम लोग ने चीजें स्टोर किया है, प्रोसेस किया, उस चीज को एनालाइज करना है, ये भी सारे हमारे गोल्स है। और लास्ट क्या है? टू एड्रेस इथिकल, सोशल एंड लीगल इशू। अब देखो, अगर आप कोई भी ह्यूमन का, ठीक है, अगर आप कोई भी ह्यूमन का जीनोम निकालने बैठ जाओ ना, तो ये बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार इन्हें हमें मतलब गॉड ने बनाया है, वी आर गॉड क्रिएटेड, सो मतलब इस चीज का फन मत लो, मजाक मत उड़ाओ, ये सारी चीजें भी है। तो इन सारी चीजों को भी टैकल करना, इथिकल इश्यूज को, सोशल इश्यूज को भी टैकल करना, ये भी हमारे HGP का रोल था। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है। लास्ट अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, क्या क्या मिला हमारे HGP से, तो देखो टोटल कितने बेस पेयर फाइंड हुए? 3,167,604.7 मिलियन बेस पेयर, ठीक है। कितने बेस पेयर हम लोग एस्टिमेट किया, कितना गया था? 3 × 10⁹, अराउंड उतना ही मिला है। कितना? 3.1 बिलियन। 3.1 बिलियन को अगर आप मिलियन में कन्वर्ट करो कितना हो जाएगा? 3,164.7 मिलियन बेस पेयर्स। इतनी बातें क्लियर है? ठीक है। कितने जीन्स मिले हम लोग को? 33,000 जीन्स मिले, ठीक है। ये तो हम लोग को मिला, लेकिन अगर मैं एस्टिमेट की बात करूं, पहले कितना साइंटिस्टों को लगता था पता है? कि हमारे अंदर अराउंड 80,000 से लेके 1 लाख, कितने? 1,40,000 जीन्स है, ठीक है। 80,000 से लेके 1,40,000 जीन हो सकते हैं, लेकिन मिला कितना? सिर्फ और सिर्फ 33,000। समझ रहे हो? मतलब हम लोग ने एक्सपेक्ट किया था 2-3 गुना ज्यादा, लेकिन मिला इतना नहीं। फिर अगर मैं बात करूं एक एवरेज जीन की, तो एक एवरेज जीन के अंदर अराउंड कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट होंगे? 3,000 बेस पेयर प्रेजेंट होंगे एवरेज जीन की। मतलब जीन का बेस पेयर ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं एवरेज बात करूं तो इनके अंदर कितने बेस पेयर्स होंगे? 3,000। ओके। और एक और बात, 99.9% ऑफ डीएनए ऑफ इज सेम ऑफ ऑल ह्यूमन, मतलब इस दुनिया में जितने भी इंसान है, ठीक है, जितने भी इंसान है उन सबका डीएनए जो है ना, वो 99.9% सेम है, ठीक है। 99.9% सेम है। इसका मतलब क्या है? सिर्फ 0.1% ही क्या है? डिफरेंट, ठीक है। 0.1% ही क्या है? डिफरेंट। और यही 0.1% आगे चल के हम लोग को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में काम आने वाला है। इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। इतनी बातें क्लियर है? तो देख रहे हो इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, मतलब आपका, ठीक है, आपका, मेरा, ठीक है, चाहे सलमान खान का हो गया, टॉम क्रूज का हो गया, सबके जो डीएनए है 99.9% वो क्या है? सेम है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है? फिर फंक्शन ऑफ 50% जीन ही नोन है, ठीक है। इतने सारे जो जीन हम लोग को मिले, लेकिन उसमें सिर्फ 50% जीन का ही फंक्शन हमें पता है, बाकी सारे जीन्स का क्या फंक्शन है वो भी अभी तक हमें पता नहीं है। इतनी बातें क्लियर है? तो आई होप आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट भी समझ में आ गया होगा। बहुत छोटा सा था, बहुत प्यारा सा था। साथ ही साथ आपको लैक ऑपेरॉन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। आई नो कि वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन गई है, बट कोई बात नहीं, समझ में आ गया होगा आपको सब कुछ। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ठीक है। अगर आपको वीडियो में सारी चीज समझ में आई, सारा वीडियो आपको पसंद आया, तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, ठीक है। चैनल को नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लेना। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, साथ ही साथ मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग।